एक कहावत है कि जो सबसे बेहतर होते हैं केवल वही योग्य हैं इस प्रकृति में जीवित बने रहने के लिए। अभी हाल में एलजी ने ऑफिशियली अपनी स्मार्टफोन डिवीज़न को बंद कर दिया और उसके पीछे जो कारण उन्होंने दिया वो था स्टिफ कंपटीशन। एलजी के अनुसार स्मार्टफोन कंपनियों के बीच में एक भीषण कंपटीशन है एक बेहतर से बेहतर स्मार्टफोन बनाने के लिए, एक ऐसा स्मार्टफोन जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें। और हम सब जानते हैं कि एलजी एक बहुत बड़ा ब्रांड है ग्लोबल फुटप्रिंट्स के साथ और लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कैटेगरी में उनके प्रोडक्ट्स हैं। फिर चाहे आप होम अप्लाइंसेस की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, जैसे कि वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, स्मार्ट टीवी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। और उनके जितने भी प्रोडक्ट्स एलजी मैन्युफैक्चर करती है, डिज़ाइन करती है, वो पूरी दुनिया में ट्रस्टेड हैं क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए। तो फिर उनकी स्मार्टफोन लाइनअप के साथ क्या हुआ? अगर हम उनके शब्दों के हिसाब से जाएं, जैसा कि एलजी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन वो इस कंपटीशन से बाहर जा रहे हैं और अपने स्मार्टफोन डिवीज़न को बंद कर रहे हैं। तो क्या एलजी उस कंपटीशन को सर्वाइव करने में समर्थ नहीं थी? क्या एलजी के पास वो इनोवेटिव टैलेंट नहीं था? क्या उनके प्रोडक्ट्स इनोवेटिव नहीं थे परफॉर्मेंस वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, या फिर कंपैटिटिव नहीं थे डिज़ाइन वाइज? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एलजी के पास न टैलेंट की कमी थी और ना ही क्रिएटिव थिंकिंग की। और ये आपको देखने को मिल सकता है उन स्मार्टफोन्स में और उन नई टेक्नोलॉजीज़ में जो एलजी ने उन स्मार्टफोन्स में दी, एक ऐसे समय पे जब बाकी के मैन्युफैक्चरर्स उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सोच भी नहीं पाए थे। जैसे कि एलजी चॉकलेट, जो एलजी ने जुलाई 2000 में लॉन्च किया, अपनी खूबसूरत चॉकलेट डिज़ाइन लुक के कारण और अपने कम वेट की वजह से, जो लगभग 88 ग्राम के आसपास था, ये फ़ोन बहुत फेमस रहा और बहुत अच्छे से इसे रिसीव किया गया। उसके बाद एलजी ने एक नई टेक्नोलॉजी पहली बार लॉन्च की दुनिया में मार्च 2007 में एलजी प्राडा फ़ोन के साथ। ये फ़ोन पहला फ़ोन था जिसमें एलजी ने कैपेसिटिव टच स्क्रीन दुनिया में इंट्रोड्यूस की। और उसके बाद एक और इनोवेशन 2009 में एलजी ने एलजी क्रिस्टल के नाम से एक फ़ोन लॉन्च किया, जो कि दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन वाला फ़ोन था। उसका जो कीपैड था वो ट्रांसपेरेंट था और इसके लिए एलजी ने एक डेडिकेटेड ब्लूटूथ हेडसेट भी लॉन्च किया जो पार्टली ट्रांसपेरेंट था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि फ़ोन। उसके बाद एलजी क्वांटम लॉन्च किया एलजी ने, पहला विंडोज़ फ़ोन। और 2010 में एलजी ने एलजी ऑप्टिमस 2X के नाम से दुनिया का पहला डुअल कोर प्रोसेसर वाला फ़ोन लॉन्च किया, जो 1080p पिक्सल पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने में सक्षम था। उसके बाद 2011 में एलजी ने पहला फ़ोन लॉन्च किया एलजी ऑप्टिमस 3D के नाम से, जिसमें 2 रियर कैमरे का सेटअप था, जो पहला सेटअप था ऐसा अपनी तरह का। पहले उस समय तक बाकी के जितने भी फ़ोन थे कंपटीशन में, उन समय सिंगल कैमरे के सेटअप ही आते थे। सितंबर 2014 में एलजी ने एलजी G2 के नाम से पहला फ़ोन लॉन्च किया, जिसमें डबल टैप टू वेक का फीचर थी और ये फ़ोन बहुत अच्छे से रिसीव किया गया। लगभग 2 मिलियन के आसपास की सेल एलजी ने की इस फ़ोन के बारे में। और उसका जो अगला पार्ट था एलजी G3, ये पहला फ़ोन था जिसमें एलजी ने QHD डिस्प्ले को इंट्रोड्यूस किया, QHD रेजोल्यूशन के साथ। ये भी 2014 में लॉन्च हुआ था और इस फ़ोन को और भी ज़्यादा अच्छे से रिसीव किया गया। लगभग 10 मिलियन के आसपास इस फ़ोन की यूनिट बेची गई थी। मेरे हिसाब से ये एक पीक टाइम था एलजी के स्मार्टफोन करियर के रूप में, जहाँ पे एलजी ने सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स बेचे। उसके बाद एक और इनोवेटिव डिज़ाइन के साथ एलजी ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया एलजी G Flex के नाम से। ये कर्वी फ़ोन था और इसमें 2 चीज़ें थी। एक तो इसकी जो डिज़ाइन थी वो कर्व्ड थी। एलजी के हिसाब से ये डिज़ाइन एक नेचुरल डिज़ाइन थी। जब भी आप फ़ोन को अपने कान पर लगाते हो तो फ़ोन में जो कर्व है वो बड़ी नेचुरल फील होती है जब आप उस फ़ोन को पकड़ते हो, कॉल रिसीव करते हो, बात करते हो। और जो एक और ख़ास बात इस फ़ोन में थी वो थी सेल्फ हीलिंग बैक मटेरियल। जिस मटेरियल से फ़ोन का जो बैक पैनल डिज़ाइन किया गया था उस पर सेल्फ हीलिंग कोटिंग थी। अगर उस पर माइनर स्क्रैचेस लग जाए तो वो माइनर स्क्रैचेस ऑटोमेटिकली हील हो जाती थी, जो कि इनोवेटिव था, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव था उस टाइम के हिसाब से और आज के टाइम के हिसाब से भी। लेकिन इस तरह का मटेरियल किसी और फ़ोन में कंपटीशन में किसी और कंपनी ने नहीं दिया।
उसके बाद LG ने ही पहला लेदर बैग के साथ फ़ोन लॉन्च किया G4, LG G4। उसके बाद पहला G5, पहला फ़ोन जो मॉड्यूलर फ़ोन था अल्ट्रा वाइड कैमरे के साथ, पहला फ़ोन जिसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा और पहला मॉड्यूलर फ़ोन तो LG G5। उसके बाद उनकी एक और सीरीज़ थी LG V सीरीज़, जिसमें उन्होंने बहुत सारे फ़ोन लॉन्च किए, जैसे कि V20 जो 2016 में लॉन्च किया, जो कि ऑडियो क्वालिटी जैम था, जिसमें आपको डिस्टॉर्शन फ्री हाई क्वालिटी ऑडियो को रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी थी। इस सीरीज़ में उन्होंने और भी फ़ोन लॉन्च किए, जैसे कि LG V30, V40 जो था उनका वो पहला फ़ोन था जिसमें 3 कैमरे का सेटअप पहली बार दुनिया में LG ने लॉन्च किया, मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो। उसके बाद V50, उसके बाद V60 और उसके बाद इनोवेशंस को उन्होंने लगातार जारी रखते हुए लोगों के बीच में बनाए रखने के लिए वो कुछ ना कुछ नए फ़ोन्स ऐसे लॉन्च करते रहे, जैसे कि LG रोलेबल, दुनिया का पहला फ्लैक्सिबल रोलेबल स्क्रीन के साथ फ़ोन। और जो अभी लेटेस्ट में उन्होंने अपनी स्मार्टफोन डिवीज़न को बंद करने से पहले जो फ़ोन लॉन्च किया था वो था LG विंग। LG विंग के बारे में शायद आपको पता हो, अगर LG के पुराने फ़ोन्स के बारे में आपको ना पता हो तो आपने देखा कि कितनी सारी टेक्नोलॉजीज़ को LG एज ए कंपनी इस दुनिया में लेकर आए जो बाद में मेन स्ट्रीम बनी, जैसे कि QHD रेजोल्यूशन वाले फ़ोन्स, डुअल कैमरा सेटअप, ट्रिपल कैमरा सेटअप जो LG ने लॉन्च किया था पहली बार, मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो, जो अभी भी आपको जो रिसेंट सीरीज़ हैं जैसे कि iPhone 12 सीरीज़, गैलेक्सी S21 सीरीज़, इनमें भी आपको ये सेटअप देखने को मिलेगा। रोलेबल स्क्रीन्स, डबल टैप टू वेकअप, बहुत कुछ ऐसा था जो LG पहली बार इस दुनिया में इनोवेशंस के तौर पर लाए। तो फिर क्या वो कारण रहे कि LG को अपनी स्मार्टफोन डिवीज़न को बंद करना पड़ा और वो इस कॉम्पिटिशन में सर्वाइव नहीं कर पाए? कुछ ऑब्वियस कारण हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगा और बहुत लोगों को इन कारणों के बारे में पता भी होगा। अगर आप LG स्मार्टफोन्स के डिज़ाइन को देखें, अगर आप मुझसे जानना चाहें कि LG स्मार्टफोन्स की डिज़ाइन कैसी थी, क्या वो ऐसी डिज़ाइन थी जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती? क्योंकि जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के बीच एक भीषण कॉम्पिटिशन है, एक बेहतर से बेहतर स्मार्टफोन बनाने के लिए, एक ऐसा स्मार्टफोन जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए। तो लोगों को एक स्मार्टफोन में क्या चाहिए? एक खूबसूरत डिज़ाइन, एक ऐसी डिज़ाइन जो लोगों को समझ में आए, जो अट्रैक्टिव लगे, आउट ऑफ द वर्ल्ड ना होते हुए भी वो इतनी यूनिक ज़रूर हो कि लोगों को वो पसंद आए। और दूसरा कि परफॉर्मेंस में किसी तरह का कोई इशू ना हो। LG फ़ोन के साथ जो था, जब आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो उनकी डिज़ाइन हमेशा इनोवेटिव थी और इनोवेशंस हमेशा खूबसूरत नहीं होते। ये शायद आपको पता होगा, क्योंकि इनोवेटिव डिज़ाइन का मतलब जैसे कि G Flex फ़ोन की बात करें जो कि कर्वी डिज़ाइन थी, जो फ़ोन ऐसे मुड़कर आता था कि अगर आप उसे कान पर लगाते हो तो नीचे तक वो आपके चेहरे पे मुड़ के आता था। इससे ये जो डिज़ाइन है एक नेचुरली फील होने वाली डिज़ाइन है, लेकिन लुक वाइज ये उतनी ईजी नहीं है उसे रिसीव करना, उससे अपनी पॉकेट में रखना, क्योंकि जो कर्व उस फ़ोन में थी जो LG ने दी वो कर्व स्ट्रॉन्ग थी। अगर आप उस फ़ोन पर बैठ भी जाओ तो भी वो फ़ोन टूटेगा नहीं, इस हिसाब से उसमें मटेरियल को यूज़ किया गया था। लेकिन क्योंकि वो कर्वी डिज़ाइन थी, अगर आप उसे पॉकेट में रखते हो तो बड़ा अनकम्फर्टेबल लुक आपकी पॉकेट से देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो फ़ोन्स उन्होंने बाद के सालों में लॉन्च किए वो डिज़ाइन वाइज इतने अट्रैक्टिव नहीं थे। LG चॉकलेट जो फ़ोन था जो 2006 में उन्होंने लॉन्च किया, वो केबल डिज़ाइन के लिए ही लोगों ने परचेज़ किया। तो उस तरह की डिज़ाइन लैंग्वेज को वो लगातार बना नहीं पाए। इसके साथ उनके फ़ोनों के साथ एक और ख़ास बात रही है और वो है लंबे नाम। LG को लंबे नामों से बड़ा लगाव रहा है, जैसे कि उनका एक फ़ोन था LG V60 ThinQ 5G डुअल स्क्रीन फ़ोन। ये एक लंबा नाम है। ज़रूर नहीं है कि आपको एक फ़ोन की फ़ीचर्स को उसके नाम में ही हाईलाइट करना है कि एक 5G फ़ोन है, डुअल स्क्रीन फ़ोन है। ये जो नाम है ये कस्टमर्स को शायद न केवल उनके लिए बड़े मुश्किल होंगे उन्हें लेना, याद रखना, बल्कि आसान भी नहीं होंगे। लोगों ने बड़ी सरलता से बड़ी आसानी से उस नाम को शायद ना पसंद कर पाए। अगर आप इसे LG V60 ही तक रखते हो, LG V50, तो एक सीरीज़ बन जाती है और लोगों को पता होता है कि LG V50 एक पुरानी सीरीज़ है,
LG V60 एक नया फ़ोन है। तो इतना नाम समझ में आता है, लेकिन उससे ज़्यादा लंबे नाम, तो बात फिर चाहे डिज़ाइन की हो या लंबे नामों की हो, एक अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हो कि इनके पीछे जो लोग रहे होंगे तो उनकी सोच क्या रही होगी। जैसा मैंने कहा कि LG के पास टेक्निकल इनोवेशन करने के लिए टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन स्मार्टफोन्स की जो आज की रेस है वो केवल सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के बारे में नहीं है। LG का जो ज़्यादातर फोकस था वो ऐसे फ़ोन लॉन्च करने पर था जिसमें कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी होती थी, जो कि जैसे मैं एक टेक्नोलॉजी रिव्यूअर के तौर पर बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि लगातार आप कंसिस्टेंटली अगर एक यूजेबल फ़ोन देखते रहें और कुछ नया आपको ना देखने को मिले साल दर साल, जैसा कि आईफोन्स के साथ ज़्यादा होता है कि उनके फ़ोन की एक डिज़ाइन कई सालों तक चलती है और उनके फीचर्स में बड़े बदलाव आपको देखने को नहीं मिलते। जैसा कि उनके कैमरा सेटअप में आपको बहुत बड़े बदलाव हर साल देखने को नहीं मिलेंगे, उनके डिज़ाइन में आपको बहुत बड़े नए बदलाव हर साल देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह के जो फ़ोन्स हैं वो भी आपको बोर करते हैं। इस मामले में LG बिल्कुल अलग थी। उनके हर नए लॉन्च फ़ोन में आपको कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी, नए इनोवेशंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन शायद एप्पल और सैमसंग ये बहुत अच्छा जानते हैं कि लोगों को क्या चाहिए। जब आप ऐसी टेक्नोलॉजीज़ देते हो जो देखने में और सुनने में अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन उनका जो प्रैक्टिकल यूज है हमारे डे टू डे लाइफ में या हर रोज़ की ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक समय आएगा, 1 महीने 2 महीने बाद हम उन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को, वो जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं हमें एक गिमिक ज़्यादा लगेंगे, प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बनाए गए फीचर्स कम लगेंगे। तो फिर चाहे वो डिज़ाइन लैंग्वेज हो और फिर चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो, अगर वो हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट नहीं करते तो वो सिर्फ इनोवेशंस ही रह जाएंगे। उनकी जो उपयोगिता होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी हमारी ज़िंदगी में, और हम उन्हें टेक्निकल इनोवेशंस के तौर पे ही रिसीव करेंगे, एक ऐसी फीचर के तौर पर रिसीव नहीं करेंगे जिसका सच में ही एक बड़ा योगदान हो हमारी डे टू डे लाइफ में। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और डिज़ाइन डिफिशिएंसीज़ के साथ और भी कुछ बड़ी खामियां रही हैं LG स्मार्टफोन्स में, जैसे कि कुछ स्मार्टफोन्स रहे एक समय में जब बूट लॉग इश्यूज़ बहुत हुआ करते थे LG स्मार्टफोन्स में, लगातार वो बूट लूप में फंसे रहते थे, तो उससे भी LG का बड़ा नाम ख़राब हुआ और उनके बिज़नेस पे फाइनेंशियली काफ़ी असर पड़ा। सॉफ्टवेयर अपडेट्स LG के स्मार्टफोन्स में लगातार नहीं पहुंचती थी, या तो वो बहुत देर से पहुंचती थी या फिर वो पहुंचती ही नहीं थी। तो कंसिस्टेंटली टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट्स को डिलीवर ना करना, ये भी LG के स्मार्टफोन्स के फेलियर के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और ये कारण सैमसंग के लिए भी रहा है पिछले कुछ सालों तक। हालांकि सैमसंग ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, और न केवल अब वो एक लंबे समय के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि टाइमली भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे आखिरी, LG का जो ज़्यादातर फोकस अपने स्मार्टफोन पर रहा वो था टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्मार्टफोन्स डिज़ाइन करना। और मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा पहलू रहा है LG स्मार्टफोन लाइनअप के फेलियर के पीछे। अगर आपके पास एक ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो डेली लाइफ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता हो बजाय टेक्निकली एडवांस्ड होने के, तो ये बात आप जान लीजिए कि उस फ़ोन की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग या फिर टेक्निकली साउंड लोग ही टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को समझते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप ज़्यादातर लोगों की बात करें, दुनिया की जो ज़्यादातर आबादी है उनको ऐसे फ़ोन चाहिए जिस फ़ोन के सारे फीचर्स किसी न किसी रूप में हमारे डेली लाइफ में कंट्रीब्यूट करें, उनकी कोई ना कोई उपयोगिता हो। अगर उस फ़ोन के सारे फीचर्स हमारे डेली लाइफ में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोगी नहीं है या उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो सारी फीचर्स बेकार हैं। एक कंपनी के लिए उन्हें स्मार्टफोन्स में देना और उन फीचर्स का एक स्मार्टफोन में आम लोगों के लिए होना, क्योंकि जिन फीचर्स की कोई उपयोगिता नहीं है, अगर वो किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन हमारी डेली लाइफ में नहीं करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हम उन्हें यूज़ नहीं करेंगे। तो कंपनियों का उन फीचर्स पे पैसा खर्च करना, उन्हें प्रोडक्शन मॉडल में लाना, मुझे नहीं लगता है कि एक वाइज डिसीज़न है। आप उन टेक्नोलॉजीज़ पर रिसर्च करते हैं, ये एक अच्छी बात है, और उन टेक्नोलॉजीज़ पर रिसर्च करते रहें तब तक जब तक उनका जो एक आम इंसान की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें उस टेक्नोलॉजी की जो उपयोगिता है वो पूरी तरह से बढ़ न जाए। तो यही सब है LG की स्मार्टफोन लाइनअप के बारे में आज के इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें,
अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने का मतलब, जैसा कि मैं हमेशा लगभग हर वीडियो में बताता रहता हूँ, मैं जब भी एक नई वीडियो अपलोड करूँगा उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।